द्वैतवादी परिकल्पनाओं में हमारी जो दूसरी हाइपोथेसिस है, जो दूसरी परिकल्पना है, वो है जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स जो थे वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1919 में अपनी ज्वारीय परिकल्पना दी थी। ठीक है। अच्छा, जेम्स जीन्स ने भी वैसे ही माना जैसे हमने पहले चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस में पढ़ा था, वैसे ही इन्होंने कहा कि पहले सूर्य था सिर्फ। ठीक है, एक सूर्य था। सूर्य जो था वो हमारा कैसा था? सूर्य जो था वो हमारा एक गैस का गोला था। इट वॉज ए गैस जायंट। ठीक है, तो ये गैस का गोला था, गैस जायंट था। ये कौन था? ये सन। ठीक है, और यह कैसा था? यह अपने अक्ष पर क्या कर रहा था? घूर्णन कर रहा था। सन अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा था और यह स्थिर भी था। स्थिर था मतलब ये किसी का परिभ्रमण नहीं कर रहा था, चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, ये अपने अक्ष पे ही घूर्णन कर रहा था। सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा था और क्या था? स्थिर था। ठीक है, इसके साथ साथ एक साथी तारा भी था। ठीक है, एक साथी तारा था। ठीक है दोस्तों, तो यह साथी तारा जो था वो क्या कर रहा था? अपने जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। ठीक है, तो घूमते हुए यह साथी तारा जो है वो सन के पास आया, सूर्य के पास आता है। ठीक है, तो सूर्य के पास जब ये आता है, साथी तारा जो अपने पथ पर भ्रमण कर रहा था वह सूर्य के पास आता है। सूर्य के पास आने के कारण इस पे एक बल लगता है इसका, वो क्या होता है? इसका आकर्षण या कॉन्ट्रैक्शन। जो आकर्षण है इसका, इसके बोले अट्रैक्शन, जो फोर्स वो है वो आकर्षण बल लगा। आकर्षण बल जो है इसके कारण इसे क्या बोल सकते हैं? ज्वारीय बल। ठीक है, तो रोटेटिंग जो हमारा जो स्टार था वह स्टार सन के पास आता है और सन के पास आने से उस तारे के, वो तारा बहुत विशाल था, सन से भी बड़ा था, सूर्य से भी बड़ा विशाल तारा था वो, और उसके पास आने से ज्वारीय प्रभाव, तारे के ज्वारीय प्रभाव में सूर्य जो है उसमें से क्या होता है? सूर्य में से एक प्रोजेक्शन निकल जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे निकल जाता है? प्रोजेक्शन निकल जाता है दोस्तों ऐसा एक प्रोजेक्शन निकल जाता है। किसमें से? सूर्य में से। ये क्या है? सूर्य। सूर्य में से एक उभार निकलता है, एक प्रोजेक्शन निकलता है, और इस प्रोजेक्शन को सूर्य के जो ज्वार प्रभाव, जो ज्वारीय प्रभाव था उसमें जो प्रोजेक्शन निकलता है, इसकी शेप कैसी थी? सिगार नुमा, लाइक ए सिगार। इसकी शेप सिगार नुमा थी। तो सिगार नुमा इस शेप वाले प्रोजेक्शन को इन्होंने नाम दिया फिलामेंट। क्या कहा? फिलामेंट। ठीक है दोस्तों, तो जेम्स जीन्स महोदय ने बताया कि इस विशाल तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में, ज्वारीय बल के प्रभाव में सूर्य के बाहर एक प्रोजेक्शन उभर के आता है। इस उभार को, सिगारनुमा उभार को फिलामेंट कहा जाता है। फिर क्या होता है कि यह तारा जब इसके और पास आता है तो यह सिगारनुमा उभार जो है वो इसके और ज़्यादा जो निकलता रहता है, और इस आकर्षण बल के प्रभाव में यह जो उभार है, जो सिगारनुमा उभार है, यह टूट के अलग हो जाता है। ये हमारा सन रह गया और ये फिलामेंट जो है वो लाइक दिस ऐसे ये फिलामेंट टूट के अलग हो गया। ये हमारा सूर्य है और ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, तो सूर्य जो है उससे यह फिलामेंट टूट करके
अलग हो जाता है। किसके प्रभाव में? ज्वारीय बल के प्रभाव में। धीरे धीरे क्या होता है, यह जो तारा, जो विशाल तारा था, यह तारा दूर निकल गया। यह तारा मान लो यहाँ से चल के और यह तारा यहाँ आके दूर निकल गया। ठीक है, अब इस तारे के दूर निकलने से इसका जो आकर्षण बल का जो प्रभाव है वो कम हो गया, ज्वारीय बल का प्रभाव जो है वो कम हो गया। अब यह फिलामेंट इसके आकर्षण बल में सूर्य से निकल के टूट तो गया, बट यह फिलामेंट इसके साथ साथ जा नहीं पाया। नहीं तो अगर इसमें इतना स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता कि यह इसको पास होता तो यह इसको अपने साथ साथ ले जा सकता था। तो फिलामेंट जो टूट के अलग हुआ वह सूर्य से दूर तो हो गया, बट वो तारे के पास नहीं जा पाया, क्योंकि तारा तब तक दूर निकल चुका था, तो आकर्षण बल कम हो चुका था। मगर यह जो फिलामेंट है वो सूर्य के चारों ओर गतिमान हो गया। यह सूर्य के चारों ओर गतिमान हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें इस तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में, इस स्टार के टाइडल फोर्स के प्रभाव में इसके अंदर गति उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? गति उत्पन्न हो गई। टाइडल फोर्स के कारण इसमें गति उत्पन्न हो गई, और इस गति के उत्पन्न होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। क्या परिभ्रमण करने लगा? यह फिलामेंट। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। अब देखिए, हमने ज्वारीय बल आपको बताया कि ज्वारीय बल सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि तारे के अंदर ही ज्वारीय बल होगा, सूर्य में भी अपना आकर्षण बल है, ज्वारीय बल है सूर्य में भी। तो जो फिलामेंट हमारा जो सूर्य से टूट के अलग हुआ है और वो तारे के प्रभाव में क्या हुआ, सूर्य से दूर चला गया। अब वो सूर्य के आकर्षण बल से इतना दूर चला गया कि वह वापस ना तो सूर्य के पास आ सकता है, ना ही वह तारे के साथ जा सकता है। ठीक है, मतलब उसकी जो कक्षा जो थी सूर्य की, उससे वह बाहर निकल गया है, सूर्य के आकर्षण बल से वो बाहर निकल गया है। उसकी वजह से वो इतना फोर्स नहीं है कि वह सूर्य के वापस पास आ सके, और तब तक तारा भी दूर निकल गया, तो इतना प्रभाव नहीं था कि वह तारे के साथ जा सके। और हुआ क्या, उससे क्या हुआ कि हमारा जो फिलामेंट है, यह फिलामेंट हमारा जो फिलामेंट है यह हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा, सन के चारों ओर ये घूमने लगा। मगर सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो अभी भी इस पर एक्ट कर रही थी। ठीक है, तारे के दूर निकलने से फिलामेंट गतिमान हुआ और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, इस पे सूर्य जो है इसकी अभी भी जो है वो आकर्षण बल जो था वो इस फिलामेंट पर अभी भी एक्ट कर रहा था। इस फिलामेंट पे एक्ट करने के कारण क्या होता है कि सूर्य के इस आकर्षण बल के कारण इसको का और भी भागों में टूटना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों यह फिलामेंट टूट के 9 भागों में बदल गया, जैसा कि जेम्स जीन्स महोदय ने कहा कि यह 9 भागों में टूट गया। और फिर इनमें जब ये ठंडा होने लगे तो इनमें ठंडा होने के कारण संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और संकुचन की प्रक्रिया से फिलामेंट में संकुचन होगा और ज्वारीय बल काम करेगा, उससे तो ये बनेंगे। और इनमें संकुचन ग्रह जो ये जो टुकड़े जो हैं इनमें जो संकुचन की क्रिया होगी। अच्छा, इससे पहले ये बात कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा कि जो फिलामेंट था इसमें जो संकुचन हो रहा था, ज्वारीय बल के प्रभाव था, उसकी वजह से जो ये 9 टुकड़ों में टूटा, इन 9 टुकड़ों से क्या बने, 9 ग्रह बने। और इनमें जो फर्दर जब और ज़्यादा इनमें इन ग्रहों में जब इन ग्रहों में कंटिन्यू ज्वारीय बल लगता रहा सूर्य का, तो उसके प्रभाव में इनमें से और पदार्थ बाहर निकलने लगा, इनका और टूटना प्रारंभ हुआ। उनसे छोटे छोटे क्या बने, सब ग्रहों के उपग्रह बने। क्या बने, मून या उपग्रह बने। ठीक है, तो क्या हुआ, सन जो था उस सन के आकर्षण बल के प्रभाव में, और दूसरा फिलामेंट के संकुचन होने से, कंडेंस होने से, ठंडा होने से इसके 9 टुकड़े हुए। उन 9 टुकड़ों के ठंडा होकर और
घनीभूतीकरण होने के कारण कंडेंसेशन या बोले डेंसिफिकेशन जो हुआ, उस डेंसिफिकेशन के कारण क्या होता है कि हमारे 9 ग्रह जो हैं वो बनते हैं, और उन 9 ग्रहों पे कंटिन्यू सूर्य का क्या लग रहा है, टाइडल फोर्स लग रहा है। उस टाइडल फोर्स के कारण इन ग्रहों से जो और पदार्थ निकल के बाहर हो रहा है वह भी अपने आप में ठोस होकर के उपग्रहों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो घनीभूतीकरण से ग्रहों का निर्माण हो गया और सूर्य के आकर्षण बल से यह ज्वारीय प्रभाव से फिर उपग्रह बन गए। तो यह जेम्स जीन्स महोदय की परिकल्पना थी। ठीक है, तो जेम्स जीन्स की परिकल्पना के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्या था कि प्रारंभ में हमारा एक गैस का गोला, एक हमारा गैस जाइंट सूर्य था जो कि स्थिर था, और स्थिर होने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर चक्रण कर रहा था, अपने अक्ष पे घूर्णन गति कर रहा था। तभी उसके पास एक विशाल तारा आता है। क्या आता है? विशाल तारा। और वह विशाल तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में क्या होता है, टाइडल प्रभाव उत्पन्न होता है, और इस ज्वारीय बल के प्रभाव में सूर्य से एक सिगार नुमा पदार्थ का उभार प्रोजेक्शन बनता है, और जिसे हमने कहा फिलामेंट। यह उस तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में टूट के ब्रेक डाउन करके फिलामेंट और सूर्य से अलग हो जाता है। जब सूर्य से अलग हो जाता है तो सूर्य से अलग होने के बाद वह तारे की गति, तारे के आकर्षण के कारण गतिमान तो हो जाता है, पर वह सूर्य के आकर्षण बल से दूर निकल जाता है, परंतु वह तारे के साथ नहीं जा पाता, क्योंकि तारा तब तक दूर जा चुका होता है और उसका टाइडल प्रभाव जो है अब उस फिलामेंट पे नहीं होता है। ठीक है, उस गतिमान फिलामेंट की सूर्य के चारों ओर गति उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि वह पहले से ही गतिमान हो गया था। उस फिलामेंट पे टाइडल फोर्स सूर्य का कंटिन्यू लगता रहता है। उस टाइडल फोर्स के प्रभाव में दोस्तों क्या होता है कि वह बाद में जब कंडेंस होता है उसका घनीभूतीकरण होता है। जब यह फिलामेंट ठोस बनता है तो उसके बाद उसके टुकड़े होते हैं 9। उन 9 टुकड़ों से 9 ग्रह बनते हैं, पर सूर्य का अभी भी उनके ऊपर ज्वारीय प्रभाव कंटिन्यू रहता है। उस ज्वारीय प्रभाव में यह ग्रह जो हैं वो आगे और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, या कहें कि उनमें से फिर भी कुछ पदार्थ निकलता है, और वह पदार्थ कब तक निकलता रहता है? वह पदार्थ तब तक निकलता रहता है जब तक कि वहाँ जो निकलने वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा ज़्यादा है या बड़ा है, या ग्रह बड़े हैं, या जब तक कि ग्रह शीतल होकर के ठंडे नहीं हो जाते हैं, मतलब जम नहीं जाते हैं, ठोस नहीं हो जाते हैं, या तब तक कि जब तक उनकी जो केंद्राभिसारी जो केंद्र अभिमुख जो शक्ति है, जो उनको पकड़ के रखने वाली शक्ति है, किसको? उन पदार्थों को, वो बनी रहती है, तब तक वो निकलते रहते हैं, और बाद में वो क्या बन जाते हैं? उपग्रह बन जाते हैं। तो ये हमारे जेम्स जीन्स की ज्वारीय टाइडल हाइपोथेसिस थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी द्वैतारक सेकंड परिकल्पना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक हाइपोथेसिस में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसी तरह जेम्स जीन्स की परिकल्पनाओं में भी कुछ कमी थी। ठीक है, परंतु जेम्स जीन्स की परिकल्पना जो थी वह कमी के साथ साथ गुण ज़्यादा लेके आई थी। ठीक है, तो जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी उसकी मैं आपको डीमेरिट्स बताता हूं पहले। तो डीमेरिट जो है इसकी, जो इसके दोष हैं जेम्स जीन्स की परिकल्पना के, उसमें सबसे पहला दोष जो निकल के आता है वह यह निकल के आता है कि जो हमारा जो ग्रह हैं, पहली बात तो ये मानो आप कि इसमें शुरुआती ये है कि साथी जो तारा है हमारा, यह साथी तारा कहाँ से आया और कहाँ गया इसका पता नहीं है। ठीक है, यह साथी तारा कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, क्योंकि अगर तब साथी तारा ब्रह्मांड में था तो आज भी उसकी कोई न कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बट साथी तारा कहाँ से आया, कहाँ चला गया, यह सब ये नहीं बता पाए। दूसरा, अगर उस टाइम की बात देखें तो उस
समय जो कोणीय आवेग जो था वो ग्रहों में जो है वो आज के कोणीय आवेग के बराबर नहीं है। मतलब इतना कोणीय आवेग अगर तब माना जाए कि सिर्फ सूर्य के, सिर्फ तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में ही फिलामेंट गतिमान हुआ था, तो वह जो घूर्णन गति करने लगा, वह जो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा, तो उसका कोणीय आवेग, इतना कोणीय आवेग आज ग्रहों में नहीं होना चाहिए था जितना आज मिलता है। ठीक है। और एज यूजुअल जो हमारी ज़्यादातर परिकल्पनाओं में निकल के आता है कि जो फिलामेंट जो है वो अगर टूटा था तो वह फिलामेंट 9 ही टुकड़ों में क्यों टूटा, उससे 9 ही ग्रह क्यों बने। ठीक है। अगर हमारा फिलामेंट टूटा भी था तो वह हमारा 9 ही टुकड़ों में क्यों टूटा। तो पहली बात तो साथी तारा कहाँ से आया कहाँ गया कुछ पता नहीं। दूसरा, कोणीय आवेग जो है वो ग्रहों में इतना नहीं हो सकता आज के में जितना कि है, अगर यह सिर्फ उस तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में गतिमान फिलामेंट की वजह से है। तो तीसरा है कि फिलामेंट सिर्फ 9 ही ग्रह में क्यों टूटा। चौथी बात ये है कि दोस्तों आज हम देखते हैं कि हमारे तारे जो हैं वो इतनी दूर दूर हैं कि उन तारों का पास आना संभव नहीं है, इतना पास आना संभव नहीं है सूर्य के कि उसमें से कुछ फिलामेंट निकल जाए। ठीक है। तो चौथी बात आती है कि तारों का पास आना संभव नहीं है इतना, या फिर टकराना संभव नहीं है। ठीक है। तो तारों का पास आना संभव नहीं है। पांचवी बात जो हमारी इसमें निकल के आती है डीमेरिट्स में, वो पांचवी बात ये निकल के आती है कि अगर हमारे ग्रह जो हैं वो सिर्फ फिलामेंट से बने हैं, हमारे ग्रह जो हैं वो फिलामेंट से निकले थे, तो फिलामेंट से निकल के कोई ऐसा फोर्स भी तो होना चाहिए ना जो ग्रहों को दूर दूर कर दे। आज आप देखिए कि जो हमारे ग्रह जो इसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो जैसे ये हमारा फिलामेंट था, तो ये फिलामेंट के अगर 9 टुकड़े हुए तो ये 9 ग्रह पास पास होने चाहिए थे, कहीं एक दूसरे के आसपास ही होने चाहिए थे। पर देखने में क्या आता है कि सूर्य जो है हमारा उससे कई हजार किलोमीटर बड़े व्यास में आज हमारा बृहस्पति घूम रहा है। क्यों? यह सूर्य से इतना दूर कैसे गया बृहस्पति। दूसरा, हमारे ग्रह जो हैं वो एक दूसरे से हजारों करोड़ों हजारों लाखों किलोमीटर दूर हैं, तो इतने दूर कैसे हैं, इतना अधिक विस्तार ग्रहों का कैसे हुआ, इस संबंध में ये कुछ नहीं बता पाते हैं। तो ये 5 कमियां हैं इसकी, जो 5 दोष हैं इस परिकल्पना के, जेम्स जीन्स की जो हमारी ज्वारीय परिकल्पना है, इसके जो कमियां हैं वो 5 कमियां ये निकल के आती हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी कमियां तो जो हैं वो हैं, पर यह जो हमारी परिकल्पना है, यह परिकल्पना अपने आप में आज भी रिलीवेंस रखती है। रिलीवेंस कैसे रखती है? क्योंकि जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी, इस परिकल्पना ने ब्रह्मांड के कुछ ऐसे तथ्य जो हम आज भी मानते हैं जो हैं, उनके बारे में कुछ विचार हमें प्रदान कर दिया जेम्स जीन्स की परिकल्पना ने। जेम्स जीन्स की परिकल्पना ने सबसे पहला जो विचार हमें दिया दोस्तों, वह दिया ग्रहों के क्रम और आकार के संबंध में। कैसे दिया? देखिए, ग्रहों का जो हमारा का क्रम है, क्रम जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के पास बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ये है, और बीच में हमारा मंगल के बाद आता है बृहस्पति जो एक बड़ा ग्रह है। और देखने में हमें पता चलता है कि हमारे सूर्य के पास स्थित जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं। सूर्य से दूर अगर मध्य के हम ग्रह देखें तो हमारे वो ग्रह कैसे हैं, बड़े हैं। और जो लास्ट में जो दूर के ग्रह हैं, जैसे हमारा प्लूटो है जो ड्वार्फ प्लेनेट है हमारा, वह छोटे हैं। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो फिलामेंट जो था वो फिलामेंट पहले क्या था, एक तरफ किसका आकर्षण बल काम कर रहा था, फिलामेंट पे आकर्षण बल काम कर रहा था हमारे साथी तारे का। तो साथी तारे का जब आकर्षण बल काम कर रहा था तो पहले तो पदार्थ ज्यादा निकला, सूर्य से पहले तो ज्यादा पदार्थ निकला जो यह था। फिर उसके बाद जब उसका आकर्षण बल कम हुआ, पहले ज्यादा पदार्थ निकल गया, फिर उसका जब आकर्षण बल कम हो गया तो कम पदार्थ निकला, और जब वह चला गया तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें और सूर्य के आकर्षण बल की वजह से इसमें पदार्थ और कम था। ठीक है, तो शुरुआत में जब उसका आकर्षण बल अधिक था तो पदार्थ, जब हम देखेंगे जब पास आया इसके पास तो पहले क्या निकला होगा, कम पदार्थ ही तो निकला होगा। जब सूर्य जब अपनी स्थिति में है और उसके पास जब कोई तारा आ रहा है तो उसकी आकर्षण बल कम रहा होगा, तो पहले तो कम निकला पदार्थ, फिर जैसे जैसे वो पास आया तो उसमें से ज़्यादा पदार्थ निकला, और जैसे जैसे वह दूर गया उसमें से फिर कम पदार्थ निकला। तो जो फिलामेंट है उसकी शेप ऐसी है कि वह दोनों किनारों पे पतला है और मध्य में से मोटा है। और जब इस फिलामेंट के कंडेंसेशन के कारण, घनीभूतीकरण के कारण, संकुचन के कारण जब इसके टुकड़े होते हैं तो जो मध्य के पदार्थ है उसमें जो ग्रह बने वो बड़े बने और जो किनारों के जो ग्रह बने वह छोटे बने। और यह आज भी देखने को मिलता है। तो हमारे ग्रहों का जो आकार और क्रम है उसके संबंध में मिस्टर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना बिल्कुल सही साबित होती है। इनकी इस परिकल्पना से हमें ग्रहों के आकार और क्रम जो आज भी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है, मैंने आपको बताया कि जब सूर्य के पास साथी तारा आ रहा था तो तारे की आकर्षण शक्ति कम थी, उसके प्रभाव में सूर्य से जो पदार्थ निकला वह कम था। बाद में जब वह सूर्य के पास आ गया तो आकर्षण बल और अधिक हुआ तो उससे ज़्यादा पदार्थ निकला, और जब वह दूर चला गया तो आकर्षण बल फिर से कम हो गया, और फिर से कम होने से उससे जो पदार्थ निकला वह कम था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हुआ। और जो बीच का जो पदार्थ जो भार ज़्यादा था उससे बड़े ग्रह बन गए, जिनके पदार्थ किनारों का कम था उससे छोटे ग्रह बन गए। ठीक है, इसके बाद हमें इससे दूसरी जो जानकारी मिलती है वह भी उपग्रहों के क्रम के बारे में मिलती है। उपग्रहों का क्रम कैसे है कि जो हमारे आज के जो उपग्रह बने हुए हैं वो किन से निकले हैं, ग्रहों से निकले हैं। और उपग्रहों की संख्या और आकार की भी जानकारी मिलती है। कैसे, जिस तरीके से फिलामेंट से ग्रह बने वैसे ही जो हमारे जो ग्रह थे उनके पास किसका आकर्षण बल लग रहा था, सूर्य का आकर्षण बल लग रहा था, और सूर्य के इस आकर्षण बल के प्रभाव में हमारे जो ग्रह थे उनके पास से भी कुछ पदार्थ निकला, और उसकी वजह से बड़े उपग्रह, यह भी कैसी शेप में आ गया, लगभग फिलामेंट शेप में आया, और उसकी वजह से जो किनारे के जो उपग्रह बने, जो उपग्रहों के किनारे के ग्रहों के किनारे के उपग्रह हैं वह छोटे थे, और जो पास जो ग्रह हैं उपग्रहों, जो ग्रहों के पास जो उपग्रह हैं, ठीक है, प्लैनेट्स जो हैं उनके पास जो मून्स हैं वो बड़े हैं। जो प्लैनेट है उस प्लैनेट के पास मून बड़े हैं और जो किनारे पे हैं वो छोटे हैं। यह भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिलामेंट्स में था। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इसमें सूर्य की आकर्षण बल है और दूसरी तरफ साथ ही तारे का आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल तो है पर इतना अधिक नहीं है कि वो उसके साथ ही चले जाएं तारे के। ठीक है, तो ये हमारे उपग्रहों का क्रम बनता है। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि ग्रह बने, उपग्रहों के क्रम बने, पर उपग्रह जो थे वो कितने बने इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। उपग्रहों की संख्या और आकार के बारे में बताया है कि जो हमारे ग्रह थे वो जब तक कि ठोस नहीं हो गए थे, जब तक कि पूरी तरह से घनीभूतीकरण नहीं हो गया था उनका, तब तक क्या था, तब तक उनमें
सूर्य जो था उसका आकर्षण बल, सूर्य का टाइडल जो ज्वारीय बल था वो कंटिन्यू काम कर रहा था। तो सूर्य के ज्वारीय बल के प्रभाव में क्या होता है कि इसमें से लगातार पदार्थ निकलता रहता है, इजेक्ट होता रहता है, और इस इजेक्शन की वजह से क्या बनते रहते हैं, उपग्रह। और वह उपग्रह जो हैं वह किसमें से ज़्यादा बनेंगे? देखिए, किनारे के जो हमारे ग्रह थे वो छोटे थे, जो फिलामेंट के किनारों से जो ग्रह बने वो छोटे थे, यानी छोटे का मतलब क्या, उनका मास कम था, उनमें पदार्थ कम था। पर जो मध्य के थे जैसे बृहस्पति, तो बृहस्पति का अपने आप में मास इतना ज़्यादा था कि उस पर आकर्षण बल भी अधिक लग रहा था सन का, तो उसमें से क्या निकलेगा, पदार्थ निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से बृहस्पति से तब तक पदार्थ निकलता गया जब तक कि वह जो पदार्थ निकल रहा था उसके निकलने की संभावनाएं बनी हुई थी, जब तक कि उस पे आप केंद्र जो आकर्षण बल था वो ज़्यादा लग रहा था। इस वजह से क्या होता है कि सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव में बृहस्पति से बहुत सारा पदार्थ निकला, और उसकी वजह से इसके बहुत सारे क्या बन गए, उपग्रह बन गए। अब बुध है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र है, उसका कोई उपग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में छोटे थे, उनका मास कम था। इसके अलावा दूसरी वजह क्या थी कि जो सूर्य जो था उसके पास जो स्थित थे, जो सूर्य के पास स्थित जो ग्रह थे, जो छोटे ग्रह थे, वो छोटे ग्रह क्या हुए कि जल्दी ठंडे हो गए। जो छोटे ग्रह थे उनमें क्या हुआ, आप एक बड़ी संरचना लें, एक छोटी संरचना लें, छोटी संरचना जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो उसके ठंडे होने की वजह से उनको इतना टाइम मिला ही नहीं कि उनमें से ज़्यादा पदार्थ निकल सके। पहली बात तो वो छोटे थे, दूसरे वो जल्दी ठंडे हो गए। ठंडे होने की वजह से उनको इतना पदार्थ मिला ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला, ना तो पदार्थ था ना टाइम था कि वो टूट के अलग हो सकें। तो इसकी वजह से उनके उपग्रह कम रहे, जैसे हमारा बुध और शुक्र, ठीक है, जैसे हमारा मरकरी और वीनस, ठीक है। मगर बृहस्पति जैसा ग्रह जो कि अपने आप में इतना बड़ा था, वह बहुत टाइम तक गर्म रहा, उसको शीतल होने में टाइम लगा। गैसीय तो ये थे ही, तो शीतल होने में टाइम लगा, तब तक इसमें से सूर्य के आकर्षण या ज्वारीय बल के प्रभाव में काफ़ी सारा पदार्थ निकल गया और वो कंडेंस होकर के उपग्रह बना। इसी वजह से हमारे मध्य वाले जो बड़े ग्रह हैं उनके उपग्रह ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। चौथा प्रमाण जो आज की परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वो यह मिलता है कि जो हमारे ग्रह हैं उनको अगर देखें तो सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव में हमारे ग्रहों का जो परिभ्रमण जो है, जो हमारे का परिभ्रमण कक्ष जो है हमारे ग्रहों का, वह सूर्य के परिभ्रमण, सूर्य के कक्ष की तुलना में कुछ, या जैसे हमारा सूर्य है इसकी तुलना में हमारे ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष कुछ झुक जाना चाहिए, ठीक है, इंक्लाइन होना चाहिए। तो ऐसा हो भी रहा है। हमारी पृथ्वी जिसका जो अक्ष है वो अपनी अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो वह प्रमाण हमें आज भी दिखाई देता है जो इनकी संकल्पना में इन्होंने बोला था कि ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष जो है उसका सूर्य के कक्ष के तुलना में झुकाव होना चाहिए, और वह आज भी दिखाई देता है वैज्ञानिक साक्ष्य में। दूसरा, इन्होंने सिगार के आकार का ही क्यों निकला, ठीक है, सिगार के आकार का ही हमारा जो है वो ग्रह जो था, उस ग्रह में से सिगार के आकार का ही क्यों निकला? क्यों? क्योंकि प्रारंभ में जब हमारा सूर्य जो था उसके पास जब ये तारा आ रहा था तो इस तारे से आकर्षण बल कम था, जो मैंने पहले बताया। आकर्षण बल कम होने के कारण इसमें से कम पदार्थ निकला, बाद में पदार्थ ज़्यादा निकला और दूर जाने के बाद और कम पदार्थ निकला। इस वजह से हमारे सूर्य से जो निकला पदार्थ, जो ये निकला उभार, इसका जो शेप था वो श्रृंगार नुमाया फिलामेंट जो था वो इसीलिए था। तो इसमें इनकी पांचों बातें जो थी वह साबित हो जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो द्वैतवादी जो परिकल्पना थी वह द्वैतवादी परिकल्पना में हमारे पांचों चीजें जो हैं
वो इसकी हमारी क्या हो गई, मेरिट्स हो गई। ये पांचों चीजें आज की परिस्थिति में, जैसे ग्रहों का क्रम देखें, उपग्रहों का क्रम देखें, ग्रहों का आकार देखें, उपग्रहों की संख्या देखें, आकार देखें, ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष को देखें, या हम सिगार का आकार देखें, यह सब जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा हमें आज भी देखने को मिलता है। तो यह इसकी द्वैतवादी परिकल्पना में हमारी दूसरी परिकल्पना थी, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना 1999। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जेफरीज जो महोदय हैं हमारे, उन्होंने इसकी परिकल्पना में कुछ परिवर्तन किए 1929 में। जेफरीज महोदय ने इनकी परिकल्पना में और कुछ परिवर्तन किए। इन्होंने कहा कि भैया दो तारे तो उन्होंने बताए, एक सूर्य था और एक विशाल तारा था। जेफरीज महोदय ने कहा कि एक तीसरा तारा और था। ठीक है, जेफरीज ने इनकी परिकल्पना में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए कि तीसरा तारा और था, और जो कंपेनियन स्टार जो था, सहतारा जो विशाल तारा था, यह विशाल तारा जा करके उस तीसरे तारे से टकराया। ठीक है दोस्तों, तो यह तीसरा तारा जो था उससे कौन टकराया, हमारा वह विशाल तारा जो पहले सूर्य के पास आ रहा था, वह सूर्य की तरफ ना जाके तीसरे तारे की तरफ गया और वहां जाके टकराया, और उससे कुछ पदार्थ का बिखराव हुआ। और इस बिखराव की वजह से इनका जब घनीभूतीकरण हुआ, तब जाकर के ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यह किसने कहा था, जेफरी महोदय ने। जेफरीज महोदय ने बोला कि एक ही तारे, सिर्फ दो ही नहीं थे, तीन तारे थे। एक तो सन था, सन के अलावा एक विशाल तारा था, और एक विशाल तारे के अलावा तीसरा तारा और था, और ये विशाल तारा तीसरे तारे से टकराया और उससे कुछ पदार्थ का बिखराव हुआ, और इस बिखराव के कारण हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ग्रह उत्पन्न हुए। और ये जो ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, इन्होंने ये भी कहा कि ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्ट गैस थे और वो ठोस हो गए। उन्होंने कहा कि इनकी उत्पत्ति हुई है क्योंकि ये आंशिक रूप से क्या थे, आंशिक रूप से तरल भी थे और आंशिक रूप से ठोस थे। खैर इतना वो रिलेवेंट नहीं है। मेन चीज जो इन्होंने बताया, जेफरीज महोदय ने, उन्होंने तीसरे तारे की उपस्थिति को और बताया था। जेफरीज महोदय ने 1929 में जब यह संकल्पना दी, इस संकल्पना में जब संशोधन किया, तो वह तीसरे तारे की उपस्थिति को और बताया था। और ऐसे ही इन्होंने बताया कि ये तरल भी थे, ठोस भी थे, और जो पृथ्वी जो थी वो तरल अवस्था में थी, बाद में पर पृथ्वी जो है वो ठंडी होकर के ठोस अवस्था में आ गई। ये जेफरीज ने बोला था। तो जेफरीज का मत अलग से कोई संकल्पना नहीं है, बस क्या है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में ही इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है, और वह संशोधन प्रस्तुत किया है तीसरे तारे के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास द्वैतवादी संकल्पना की दो संकल्पनाएं पूरी हो गई हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को बता दिया है, ठीक है, चैम्बरलेन की हमने ग्रहाणु परिकल्पना को बता दिया है आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में द्वैतवादी और परिकल्पनाओं के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।